हम दो को ही देख सकते हैं ना पॉजिटिव बड़ा दे एक साथ तक आना पड़ेगा। कल से अगर मैसेज हम बोल रहे हैं कल फोन बंद, कल कोई मैसेज नहीं करना, हम आज से फोन पे सुना बंद कर देंगे। कल को निकल रहा है, हाँ कल को निकल रहा है, आज नहीं कर सकता है। बस ओके मैच का ना नहीं कहना वो पता कोई बुक ले गया तो बोला मैच का ऊपर फोटो भेज दिया, फोटो बहुत है अब वो दिखा देंगे फोन तो लाया ना ये में दिखा रहा हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम लोग करेंगे तुम्हारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट, ठीक है। बोर्ड का मेन मतलब मुद्दा था रेडियस ऑफ वेलोसिटी पढ़ाने का यही, ताकि हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सके, ठीक है। अब इसका नील्स बोर्ड का क्या? यस नील्स बोर्ड का। अब देखो सबसे पहला बात है कि हम लोग ये पता है ऑर्बिट्स क्या है, स्टेशनरी है, मतलब क्या उसका एनर्जी भी फिक्स्ड होने वाला है ना। अब देखो जब भी कोई क्या होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उसका एक फिक्स्ड एनर्जी होगा, है ना। वो जब दूसरे ऑर्बिट में जाएगा उसका वो एनर्जी का भी क्या होगा, चेंज हो रहा होगा, है ना। और उसका भी एनर्जी क्या होगा, दूसरे ऑर्बिट का भी फिक्स्ड होगा, है ना। अब बेसिकली जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इसके पास कितनी तरह की एनर्जी हो सकती है। जब उसके पास जाएगा तो फिर थ्रो हो जाएगी ना, नहीं मतलब सपोज ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखो इस ऑर्बिट में एज बिकॉज़ रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास कितनी तरह की एनर्जी हो सकती है। हमारे पास एनर्जी कितनी तरह की है, इसको छोड़ दो। ऐसे बेसिकली क्या कितनी तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दो तरह की, इसके पास वही दो तरह की एनर्जी होगी ना। ये रिवॉल्व कर रहा है मतलब क्या है, मोशन में है, तो मोशन में है मतलब क्या एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये न्यूक्लियस जो है ये कुछ चार्ज इस क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पे डाल रहा होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज का है और न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज का, तो कुछ चार्ज का भी इस पे इफेक्ट आ रहा होगा। मतलब क्या है, ये कोई फील्ड में है, और मैंने क्या बोला था, जब भी कोई फील्ड में रहता है कोई बॉडी, उसमें कौन सा टाइप का एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो फिर इसमें क्या और एक एनर्जी क्या वर्क कर रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हम लोग क्या कर टोटल एनर्जी अब निकाल सकते हैं ना, हम अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को निकाल दें अलग अलग से, तो हम इसके आगे तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसका टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके पास कितना एनर्जी हो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं ये सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज आर, दैट इज द रेडियस, है ना। ये रेडियस हो गया मेरा ऑर्बिट का, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v मान लेते हैं। अब देखो ये जो न्यूक्लियस है इसका मान लेते हैं चार्ज है q1 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लेते हैं q2, ठीक है। अब क्या हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। और सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला बोला पोटेंशियल एनर्जी का, mgh नहीं काम करेगा, मैंने बताया था जो फॉर्मूला वो वाला सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, बहुत ज्यादा फर्क क्या है बेटे, अरे उस दिन पढ़ाई इसलिए ठीक है। अब हम लोग को क्या पता है सीजीएस सिस्टम में k का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, है ना। सिस्टम में k का वैल्यू 1 हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा ये q1 q2 बाय r। अब दूसरा देखो q1 किसका है चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज है, मतलब सपोज कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का न्यूक्लियस जो होगा उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, उसका एटॉमिक नंबर बराबर, है ना, मतलब z लिख सकते हैं और चार्ज हो जाएगा e, हो गया। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा e, हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं z स्क्वायर, यस z स्क्वायर बाय r, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो गया, है ना। अब टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे ना। अब देखो एज बिकॉज़
अब देखो नेचर ऑफ चार्ज कहाँ काम आएगा, मैंने उसने बताया था ना तभी कुछ काम नहीं था। अब देखो नेचर ऑफ चार्ज का काम है, ये तुम्हारा क्या होगा माइनस ही चार्ज है ना, तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक माइनस लगेगा ना, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया माइनस Z2/R हो गया। तो टोटल एनर्जी जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, लिख सकते हो उसको T ही टोटल एनर्जी को, तो मेरा क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ना। तब काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरा हाफ प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा Z2/R माइनस सकते हैं। अभी वहां पे माइनस प्लस माइनस मैंने बताया ना नेचर ऑफ चार्जेस पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था कि तभी मेरा कुछ काम नहीं था माइनस और प्लस का, लेकिन अभी मेरा काम है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरा क्या माइनस है, उसका चार्ज पॉजिटिव है, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या होगा माइनस Z2/R हो जाएगा, वही सेम चीज हुआ। ठीक है, लिख सकते हैं T मतलब कभी इसको सिंपल E लिखो। ठीक है, तो एनर्जी हो गया। अब देखो तो ये क्या हो गया, वो कितना लंबा सा मेथड नहीं हुआ, पहले हम काइनेटिक एनर्जी सपोज तुमको, ये तो हमको अभी फॉर्मूलास पता चल रहा है, सपोज ये अगर तुमको कोई एलिमेंट का पर्टिकुलरली बोल दे, ठीक है सोडियम का मानो बोल दिया कि उसका एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका निकालो कि कितना उसका टोटल एनर्जी होगा पहला ऑर्बिट में, तो तुमको कितना लंबा निकालना पड़ेगा, पहले तुम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे, फिर जाके टोटल एनर्जी निकालोगे, बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है ना, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, सीधा डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी तो निकाल सकते हैं ना, तो फिर हम लोग उसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करने की नेसेसिटी नहीं है, लेकिन ऐसे बस बताने के लिए बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है ना, तो हम उसको शॉर्टकट में लेके आते हैं। अब देखो बाकी सब है और दो जन सबको रिजल्ट है, सबको रिजल्ट मिल गया एडवांस और दो लड़की लोग भी है, स्कूल लोग भी लड़की दो लोग हम लोग को नहीं पता, लड़की का बहुत चिंता, लड़का मैंने पूछा मैं जानता नहीं नया मैच बन सब जान बहुत तेज हो रहे हो कॉमर्स तो तेरा यही देगा नेम प्रवीण कुमार बाय अब देखो हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन पढ़े थे ना, बोर का लास्ट क्वेश्चन का बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे mv²/r इज इक्वल टू k ze²/r²। अब k का वैल्यू क्या आ जाएगा, सीजीएस सिस्टम में फिर से लेके चले जाओगे तो 1 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू ze²/r² है ना। अब r सब पे तो r पे कर लेते हैं, तो जो कैसे हो जाएगा, लिख सकते हैं mv²/r ze²/r ये हो जाएगा मेरा। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला था मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², हाफ mv², रिप्लेस कर सकते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो Zd²/r वो तो इसका फिर से जो निकाले आप तो ये माइनस बैलेंस पोटेंशियल हो जाएगा आप Zd²/r देख सकते हैं एमबी कर दिया हो गया ना। अब ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या आया था, समझ में आ रहा है, डाउट हो रहा है कुछ, माइनस Zd² -Z²/r आया था ना मेरा, ठीक है। अब तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं फिर से हम लोग, क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन माइनस ये हो गया पोटेंशियल ये टोटल एनर्जी, वो देखो पोटेंशियल एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी, उतना करने का जरूरत नहीं, बस ये फॉर्मूला हाँ एग्जैक्टली उतना तुमको निकालने कोई नेसेसिटी नहीं है। तुम्हारे पास अगर एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम जानते हो, अगर तुमको रेडियस पता है तो एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे, है ना। या फिर अगर तुमको एनर्जी दे दिया तो तुम इससे रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस मिल जाएगा तो वेलोसिटी भी कैलकुलेट
कर सकते हो आगे, है ना? तुम्हारे पास सारे फॉर्मूलाज हैं। यही फॉर्मूला में यही मेन फॉर्मूला है एनर्जी का। तुमको क्या लगता है? पर सर्टेनिटी पर एक चीज, बोर्ड्स के पोस्टुलेट से हम लोग जो भी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है, मतलब हम क्या बोल रहे थे, बोर्ड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि वो किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, तुम He+ के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? या फिर निकालना पड़ेगा। Be3+ के लिए भी कर सकते हो इस्तेमाल। तुमको अगर क्वेश्चन में दे दिया कि He+ का एनर्जी निकाल के बताओ तो ये गलत नहीं बोलेगा, ठीक है? लेकिन अगर तुमको बोला हीलियम का बस निकालने तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? बस बोर का मेन ड्रॉबैक बोलो या मेन कंडीशन बोलो उसमें यही था कि वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है? क्योंकि वो हाइड्रोजन को मेन एग्जांपल मान के किया था। और अदर फोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था ना कि वो हाइड्रोजन का ही तो मेन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि बोर की वजह से ही उसका आया था मेन ड्रॉबैक। ये सब पूरा लिखना होगा किसी के लिए? नहीं, सिर्फ ये मेन फॉर्मूला, बस इतना जानने से ही एनफ है, बाकी तो हम बस तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया? अब देखो ये जो इसमें भी देखो तुम्हें नेगेटिव साइन आया है ना, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये नेगेटिव साइन ये बताने का कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कुछ फोर्स और अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है, यही बताने का कोशिश कर रहा है ये नेगेटिव साइन, ठीक है? मतलब क्या होगा, जो भी तुम्हारा एनर्जी आएगा E1 E2 भी E सब क्या होगा, नेगेटिव में एनर्जी आएगा, बताया था ना मैंने। Z मतलब फर्स्ट है। हां ना वो Z मतलब एटॉमिक नंबर। Z मतलब एटॉमिक नंबर n हो जाता है। पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव में आ ही नहीं सकता, तुम्हारा आंसर गलत है, क्योंकि E जो होता है दैट इज इक्वल टू 0 किसी भी एलिमेंट का, दैट इज इक्वल टू 0, मतलब इससे कम होगा जो भी होगा, E1 हुआ E2 हुआ, इससे कम होगा तो इसी एलिमेंट नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया मतलब क्या है, दैट इज रॉन्ग, पॉसिबल ही नहीं। मेरे पास तो इंफिनिटी शेल्स की है, इंफिनिटी से ज्यादा मेरे पास तो शेल ही नहीं है, दैट इज उसके बाद रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? ये क्लियर हो गया? मिटा दूं? अब देखो ये तो हम लोग पता चल गया काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया मेरा, हाफ Z² बाय हाफ Z²/r। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, -Z² बाय r। और टोटल एनर्जी कितना आ गया मेरे पास, दैट इज -Z² बाय 2r। -Z²/2r। मतलब बोल सकते हो सेम है ना, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही है, बस माइनस का मैग्नीट्यूड साइन का चेंजेस है ना? डायमेंशन में बस तुमको अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो तुम इसको अगर नेगेटिव कर, सपोज तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी तुमको पता है 1 है, तुम उसको माइनस कर दो, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास टोटल एनर्जी आ सकता है ना? अब इसको देखो, इसका क्या हो रहा है, ये तुम्हारा क्या, इसका डबल है ना? इसका डबल है, एनर्जी का डबल है पोटेंशियल एनर्जी, है ना? मतलब तुमको टोटल एनर्जी पता है तो आराम से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। फिर हम लोग इसका रेशियो निकाल ले, ठीक है? तब तुमको तब क्या होगा, तब तुमको अगर एक पता है तो तीनों एनर्जी पता लगा सकते हो। ये आसान है, मैं तुमको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई वगैरह, तुमको एक पता तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो रेशियो की मदद से। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का, ठीक है? KE/TE करते हैं, कितना मेरा एक क्वेश्चन में निकालने देता है क्या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी? दे ही सकता है, अभी हम लोग थोड़ी पता है, कुछ भी पूछ सकता है। सीबीएसई में सीबीएसई कोई भी बोर्ड में तुम नहीं बता सकते कि मैं तो क्या पूछने वाला है, तुमको क्या पूछने वाला है। मेरा हम लोग थोड़ी सेट कर रहे हैं, एग्जामिनर्स के अंदर क्या चल रहा है हम लोग को नहीं पता, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू 1:-1 है ना? ओके, रेशियो आ गया मेरे पास, बस मेरे को अगर काइनेटिक एनर्जी पता है, हम बस -1 से मल्टीप्लाई साइन चेंज कर देंगे उसका, है ना? मेरे को मिल जाएगा क्या, टोटल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकाल लेते हैं। 1:2 by -Z² by 2r है ना? 1:2 कैंसिल हो जाएगा,
कौन जाएगा 1:2 आ गया इसका रेशियो। ठीक है, तो फिर तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा ये e 1:2:-1 p हाँ बिल्कुल ठीक है तो तो 1:2 p तो डबल है ना p का is 2 minus 1 हो गया। t का डबल नहीं है, t का डबल है I'm sorry टोटल है यही का नहीं p का ही बोलेंगे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ सही है ऊपर जाएगा ठीक है बेटा तुम बेटा दीदी तो ये चलो हमको तो पता चल गया एक ऑर्बिट का है ना। अब अगर इसको हम nth ऑर्बिट मान ले तो अब अगर nth ऑर्बिट पे होगा तो उसका क्या होगा n का वैल्यू कभी n हो जाएगा ना। फिर हम लोग करते हैं nth ऑर्बिट पे क्या आ जाएगा क्या डिफरेंशियल का फॉर्मूला -ZT² 2r है ना। r का फॉर्मूला बताया था मैंने n² बाय क्या का वैल्यू नहीं यार n² बाय 4π² mZT² हां ऐसा ही कुछ n² by 4π mkZT²। हाँ वही तो कहते हैं आगे वैल्यू 0.529 वो तो मैंने बताया था फॉर न्यूमेरिकल यूज ठीक है ना। और मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्टिव में तुमको ये वाला वैल्यू पूछ सकता है तो वैसे हम लोग ये वाला वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। इसको बस ये वैल्यू ही तुमको याद करना है डेरिवेशंस वगैरह नहीं याद करना मतलब ऑब्वियसली तुमको अगर बच्चा पूछ लिया तो कभी कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 4 और हम यदि दोनों दिया तो वो वाला सही मतलब ऑप्शन में भी अगर तुमको दोनों दिया तो जो मत तुमको वो टिक कर देना दोनों सही है। मल्टीपल में हो सकते दोनों ही सही है। एमसीक्यू से तुमको पूछ सकता है ना कि ये वाला वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिया h के स्क्वायर की जगह h डाल दिया सिर्फ तुमको पता होना चाहिए ना। और पाई स्क्वायर की जगह पाई डाल दिया है ना। पाई स्क्वायर m z t थोड़ा सा वेरिएशन करके तुमको पूछ ही सकता है। घर में कोई मोबाइल नहीं कौन सा है अरे मामी ऐसा पूछे कौन सी सीधा पर बात कर रहे हैं ठीक ठीक है ये आ जाएगा कुछ मेरा nth ऑर्बिट का एनर्जी है ना। देखो मेरे nth ऑर्बिट का एनर्जी कुछ ऐसा आ जाएगा nth ऑर्बिट कितना हाँ जैसे तुम्हारा रेडियस वेलोसिटी का आया था ना। हाँ ये वाला रेडियस के लिए वैसे तुम्हारा ऐसा कुछ आ जाएगा। अगेन इसको क्या करेंगे भाई इतना बड़ा वैल्यू न्यूमेरिकल निकालने का मतलब हम खुद ही न्यूमेरिकल भूल जाएंगे है ना। हां वो 5.3 फिर से इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा z का वैल्यू नहीं होगा वो एस इक्वल एलिमेंट रहेगा e का वैल्यू सेम e का वैल्यू कुछ है नहीं e का वैल्यू कैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 to the power -19 कूलम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ है वो भी कुछ है क्या है 19 के मतलब 10 to the power -19 के 9 के तब 91 के 9.108 into 10 to the power -31 kg 1 kg लिख लो लिखा है
तुम फिर बोलोगे मेरे को पता है, तभी मैं जब पूछूंगा मेरे डाउट्स के टाइम पे मुझे परफेक्ट आंसर्स चाहिए, तभी नहीं ना फिर देखना। फिर क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9.1 हम अब यही एग्जाम दे के सकेंगे। हां पता नहीं क्या होगा सर, जैसे केमिस्ट्री का रिजल्ट सब्स्टिट्यूटिंग क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू हो जाएगा। मुझे आप मेरे बगल में बैठिएगा। हां एकदम मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगी, ठीक है, और क्वेश्चंस पूछूंगी इससे। और क्या होगा, h का वैल्यू बोलो, h का वैल्यू बोलो। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट वो है 9 तक पूछो, 9 × 10⁻⁹ वो k का वैल्यू है एक mks सिस्टम, समझ रहिएगा। ये होगा 6.64 × 10⁻−34 जूल सेकंड, या फिर 6.63 भी बोल सकते हो, जैसा आपने इसी को बोला है, 10⁻−34 जूल सेकंड। तो फिर इसको लिख सकते हैं ना En, क्योंकि मैंने n ऑर्बिट का एनर्जी निकाला, इक्वल टू जब इस सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आएगा कुछ वैल्यू ऐसा -13.6 इनटू, अब z² तो भाई वैल्यू मेरे को लगेगा एज पर द एलिमेंट इनटू z² बाय n भी तुम्हारा एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन रहेगा 10² होगा। ये हो गया तुम्हारा En का वैल्यू, एंड तुम लोग को यही इस्तेमाल करना है फॉर न्यूमेरिकल्स। मैम इधर n कौन सा है इसमें? अच्छा रुको, हां n कौन सा है डायग्राम? n ये ऑर्बिट, जैसे n इक्वल टू 1 मान लो, पहला ऑर्बिट पे है, दिस इज n, ऑर्बिट का नंबर हो जाता है n हो जाता है, ठीक है, दैट इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसका यूनिट पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, समझे। अब अगर तुमको बोल ही सकता है क्वेश्चन में कि इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करोगे, 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। हम किसी चीज को जूल में कन्वर्ट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करने के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये एक काम करेगा, जितना भी याद करने का वैल्यू है ना उसको दिखा दीजिए ना, हम दे देंगे, सबसे बेस्ट है, दे देंगे। यस मैम, व्हाट्सएप ऐसे बोल रहे हैं लगा हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करें, हम लोग आगे पढ़ते हैं, बहुत चीजें कवर करने को, आज स्पेक्ट्रम कंप्लीट करना है। हो गया, हो गया। अब देखो इससे भी बोर्ड, जैसे ददरपुर क्या क्या था, अपना क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन निकाला था, रिजल्ट निकाला था। अब ये भी क्या किया, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन डाल दिया इसमें। तो क्या क्या कंफ्यूजन डाला देखते हैं हम लोग इससे। सबसे पहले क्या बोला कि as the distance of the electron from the nucleus increases, that is value of n increases, then energy also increases। मतलब क्या, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, अब ये इससे इसका फोर्स कितना सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब जैसे शेल्स होगा ना, बढ़ते जाएगा ना रेडियस मेरा, एक एक करके क्या होगा, रेडियस मेरा बढ़ते चल जाएगा। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन कम एक्सपीरियंस करेगा, है ना, तो फिर एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इसका बढ़ते जाएगा, है ना। तो वही बोलना चाह रहे कि जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, एक के बाद एक ऑर्बिट जैसे बढ़ते जाएगा, एनर्जी भी बढ़ते जाएगा, है ना। ऐसे पहला अगर मेरा इस ऑर्बिट का अगर एनर्जी है मेरा -13.6, तो उसका कितना हो जाएगा, कुछ भी सकता -10.2, है ना, या फिर कुछ भी जैसे एल पर द एलिमेंट होगा, तो क्या हुआ, ये थोड़ा बढ़ा, एनर्जी बढ़ा ना, और लास्ट में जब इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पहला कंफ्यूजन क्या निकाला कि as the number distance of electron increases, so as the distance of the electron increases, the energy increases, है ना। ये हो जाएगा मेरा पहला कंफ्यूजन।
ठीक है, बोल ये पहला कंफ्यूजन निकाला। सेकंड कंफ्यूजन क्या निकाला कि एट इंफिनिटी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, है ना? क्या हो जाएगा? E सेकंड कंफ्यूजन E इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या बोला? बोला फॉर अ गिवन एलिमेंट एनर्जी विल बी कांस्टेंट as long as the value of n is constant। मतलब एनर्जी का फार्मूला मेरे पास क्या था? En minus 13.6 square by n square। अब देखो एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट का तो कांस्टेंट है, प्रोटॉन्स का नंबर कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या बोला कि उसका एनर्जी तब क्या सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब तक मेरा n का वैल्यू कांस्टेंट है तब तक मेरा एनर्जी भी कांस्टेंट है। अगर जैसे 1 है जब तक तो मेरा कैसा होगा? सपोज अगर मान लेते z भी मेरा 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। पहला ऑर्बिट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1। तो फिर क्या हो जाएगा? एनर्जी माइनस 13.6 हो जाएगा। ये कब तक माइनस 13.6 रहेगा? जब तक इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट पे रहेगा। जैसे ही दूसरे पे जाएगा n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर मतलब 4, है ना? चेंज हो जाएगा तभी इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 3.4। ठीक है, ये E2 का वैल्यू हो जाएगा, मतलब क्या चेंज हुआ। फिर ऐसे थर्ड पे जाएगा तो फिर सिस्टम जब तक n का वैल्यू कांस्टेंट है मेरा तब तक मेरा एनर्जी का वैल्यू भी कांस्टेंट है। समझ आ गया? ये दूसरा कंफ्यूजन क्या बोला था? E इंफिनिटी बस 0 इंफिनिटी पे एनर्जी होगा 0, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 होगा। तो थर्ड पे क्या हो जाएगा कि if n is constant ये बस बेसिकली देखो इसका इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ये सब तुम्हारा न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर तुमको समझ में आएगा। क्यों जो न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर तो लैंग्वेजेस चेंज हो जाएंगे ना कभी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है अभी तक किसी को? कोई भी पॉइंट पे पूछ लो मुझे। क्लियर है ना यहाँ तक? देखो बेसिकली मैं सारे पॉइंट्स कवर कर ही दे रही हूँ कि तुम लोग रिवीजन भी हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। ऐसा नहीं कोई मतलब कुछ छूट जाएगा, लेकिन फिर भी अगर फिर भी कुछ डाउट है तो बोल दो, और नहीं है तो फिर चलो क्वेश्चन लिखो, कुछ न्यूमेरिकल्स बना लो इस टॉपिक पे। पेपर कौन बना रहा है? केमिस्ट्री का ऑब्वियसली मैं बनाऊंगी, और कौन बनाएगा? पेपर बनाना मतलब क्या? राइटिंग वाला है। हम ये भी तो देगा ना लेगा। बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बनेगा या नहीं? हाइड्रोजन को फॉर्मूला क्या था एनर्जी का? minus 13.6 equal to into z square by n square। तो हमको क्या क्या जानना चाहिए? बस n और z का वैल्यू। हाइड्रोजन बोला है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1 और n क्या बोला है? 1 पहले 1 2 3 और 4 चार बोला, चार में निकालना है। तो पहले तुम क्या निकालोगे? E1 निकालोगे, मतलब n का वैल्यू जब 1 है कर लोगे ना, ठीक है, तो फिर निकाल लेना। और ये जो हाइड्रोजन का वैल्यूज आएगा ना E1 E2 E3 और E4 का, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना। और यूनिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। अब देखो ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ये तो आसान था ना, कोई भी एलिमेंट का तुमको पूछेगा तुम तो निकाल लोगे आराम से। ये भी आसान है ना। अब अगर तुमको ऐसे बोले, ठीक है, ये तो तुमको बोल दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट बोल दिया। अब पहले तुमको ऐसे पूछ दिया कि
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू एक आगे होता है, मतलब फर्स्ट बोला है मतलब n हो जाएगा 2, है ना, या फिर सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तभी तुम लोग समझ जाना ये चीज, ज्यादा एक्साइटेड। ठीक है। अब देखो लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ये गिवन ऑर्बिट मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, ठीक है। अब अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जा रहा है, मतलब क्या तब भी उसको एनर्जी मिल रहा है या फिर एनर्जी रिलीज कर रहा है, कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मतलब क्या तब भी तो एनर्जी एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी जानना जरूरी है ना, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक है ऑर्बिट n = 1 है और दूसरा ऑर्बिट क्या है n = 2 है। अब सपोज ये तुम्हारा कहां से कहां तक जा रहा है, तुम्हारा 1 से 2 तक जा रहा है, तो फिर क्या करें, सॉरी 2 से 1 तक आ रहा है मतलब रिलीज हो रहा है, तो माइनस होगा, तो डेल्टा E = क्या लिखेंगे, E2 - E1 ये लिखेंगे, ठीक है ना। अब वैल्यूज डाल दो, -13.6 into z² / n² minus of कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन तो लेंगे, इसे तो बोल रहे हैं, into z² / n² लिख सकते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 13.6 और z² कॉमन हो जाएगा, है ना, 13.6 by z पर कॉमन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हो 1/n1² n2 स्क्वायर होगा ना, नहीं प्लस हो गया, उसको हम आगे लेके आ गए, -1/n2²। अब देखो समझ आया, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1 इधर आ गया और ये तो माइनस रहेगा, इसको उधर डाल दिए, ठीक है ना, बस इसको इधर रखिए, इसको ठीक है ना, समझ गए। ये हो गया तुम्हारा किसका वैल्यू, डेल्टा E का वैल्यू, मतलब ये किसके लिए, जब तुम्हारा एनर्जी ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट्स के लिए होगा, क्लियर है। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, eV पर एटम, क्लियर है, ठीक है। अब चलो तब इसका भी क्वेश्चन कर लो, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी, calculate energy required to promote the electron of lithium 2+, ऐसा लिखो, lithium 2+ ion, lithium 2+ ion from ground state to third excited state, अब देखो कहां से कहां तक का बोला है, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक, तो ग्राउंड स्टेट है मतलब पहला n1 क्या हो जाएगा मेरा 1, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब और ठीक है। अब निकालोगे, ये और वो फार्मूला लिखते हैं नहीं, अब फॉर्मूला लिख दो, 13.6 by V2 by n1 वैल्यूज पुट करो, लिथियम के लिए बोला है, Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 शॉर्टकट ट्रिक्स, नया प्रेडिक्टेबल पढ़ा, लिखो लिखो, चलो चलो जल्दी जल्दी करो, वैल्यू बताओ फिर मेरे को कितना आ रहा है, इसका मुझे यूनिट वर्ड रहेगा ना AB हाँ AB पर माइनस होगा ना, हाँ? आगे माइनस होगा ना, -30
तुम देखो नहीं, ये माइनस माइनस मैंने कॉमन नहीं लिया था क्योंकि ये तो प्लस में चेंज हो गया था। ये फॉर्मूला है इसका। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? डेल्टा ई का वैल्यू हो जाएगा इस क्वेश्चन का 114.75 eV पर एटम। ठीक है, चलेगा। थोड़ा इधर उधर हो गया होगा हो गया, निकाले। समझ में आ गया? तो विधान ना अब तुम लोग को कोई वैल्यू देगा तुम लोग निकाल पाओगे किसी भी एटम का, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का, है ना? करना आगे यही सब दिया चलो बता के अब तो हो गया ना। चलो हम लोग नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ये तो हम लोग ने देखी है एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम्स पे, ठीक है, जो कि इसका मेन मुद्दा है। बोर का मॉडल का मेन मुद्दा क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो तो यही एक्सप्लेन करने का कोशिश ही किया था स्पेक्ट्रम्स को, राइट। तो अब देखो हम लोग एनर्जी लेवल बोलने से क्या समझते हैं? मतलब उसके जितने भी ऑर्बिट्स होंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे कितना एनर्जी हो रहा होगा, दैट इज ऑफ एनर्जी लेवल, है ना। मतलब जैसे E1 पे एक एनर्जी होगा, E2 पे दूसरा होगा, E3 पे, दिस इज एनर्जी लेवल। हम लोग यही बताएंगे, है ना। अब तक हम लोग देखो मतलब क्या कर रहे थे, डिफरेंट मैंने क्या बोला कि बोर ने पर्टिकुलरली किसको इस्तेमाल किया था? हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के ही बोर का सारा पोस्टुलेट वैलिड है ना। तो अब देखो तो मतलब क्या, हाइड्रोजन को इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डिफाइन करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन पे बोर का सारा पोस्टुलेट क्या होगा? वैलिड है। इसी रीजन से अब देखो तो फिर अब हम लोग एनर्जी लेवल को ड्रॉ करते हैं। एडमिट तक खुद दे भी खाते में खोज लगी पूरा ना जाकर हम बहुत कुछ सोचे हैं निकाले कितना तो 60 सोचे यार हम 44 सोचे हम बहुत कुछ सोचे हैं। 34 मतलब बोलने से 44% मिल गया बहुत फाइव कंपार्टमेंट नाम है बस कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट बहुत होता है पढ़ा लिखने का जानते हैं पढ़ा लिखने का हमने एग्जाम में एक पहले भी देखा एक क्लास में दो लोग पढ़ते हैं लेकिन नहीं जानते हैं कौन है कितना देखो अब देखो बेसिकली क्या करते हैं, जब हम लोग एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे लोएस्ट एनर्जी होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? सबसे नीचे। और जैसे हम एनर्जी एक एक करके बढ़ते जाते हैं उसको उसके ऊपर प्लेस करते जाते हैं टिल व्हाट? ई इंफिनिटी, है ना। अब हम लोग किसका यहाँ पे एनर्जी डायग्राम बना रहे थे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम का। ये फाइव के तुम लोगों को मैंने वो न्यूमेरिकल दिया था ना, वो 4 ऑर्बिट का निकालने का एनर्जी,
उसमें जब कैलकुलेट करोगे तो पहला एनर्जी क्या आ जाएगा, E1 कैसा हो जाएगा -13.6। 13.6। हाँ, क्योंकि उसका क्या होगा, पहला ऑर्बिट पे n का वैल्यू भी 1 और z का वैल्यू भी 1, तो पहला एनर्जी क्या हो जाएगा -13.6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे कम है उसका एटमी, हम क्या रखें उसको सबसे नीचे रखे, है ना। फिर उसके बाद जब सेकंड का आएगा तो क्या हो जाएगा 1/4, तो वो तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा 3-3.4। तो उसको फिर हम उसके ऊपर प्लेस किया। जैसे तुम थर्ड ऑर्बिट है उसको जैसे थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर यहाँ पे जाओगे तो उसको थोड़ा सा और बढ़ेगा और इंफिनिटी में जाओगे दैट विल बी सर्टेनली 0, है ना। अब उसके बाद नहीं जाएगा ना, उसके बाद इंफिनिटी के बाद, इंफिनिटी के बाद और ऑर्बिट्स तो हो ही नहीं सकते ना। एन एटम हैज कितना, इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, है ना। इनके बीच में अब तुम्हारा क्लास फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, नहीं, ऑलवेज एनर्जी इज नेगेटिव, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ से दूसरे तक जाएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा ना। दैट मींस व्हाट विल हैपन, तो ये भी तो माइनस होगा 0.85। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। अब देखो तब इसका और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर हम एक्साइट करवाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका और इसका एनर्जी, माइनस कर दोगे तो इट विल कम अराउंड 10.2। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके चलते हैं, ये कितना आ जाएगा, तो माइनस करोगे तो 12.1। यहाँ लेके चल जाओगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 11.2 नहीं 12.7 इससे माइनस करना है। हाँ, और जब फाइनली हम इस पे लेके चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13.6। 13.6। मतलब क्या, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी, है ना। मतलब ये प्लस में होगा, ये प्लस ये तो थोड़ा डिफरेंस कैलकुलेट किया ना, इसलिए प्लस में है। मतलब ये जो है क्या, ये हाईएस्ट एनर्जी इसका डिफरेंस है, डेल्टा ई हाईएस्ट कितना हो सकता है 13.6। है ना। तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगा कि नहीं, क्या पढ़े थे, E इज इक्वल टू h nu, और क्या पढ़े थे, E इक्वल टू h c बाय लैम्डा। मतलब इसके साथ कैसा रिलेशन है, E इज प्रोपोर्शनल टू mu और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब क्या हो जाएगा, जब इस तक पहुंचेगा तब क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे डेल्टा ई मैक्सिमम है तो मेरा फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और लैम्डा कैसा होगा यहाँ पे मिनिमम, इनवर्सली है ना। अगर मैक्सिमम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा लैम्डा मिनिमम। अब जब देखो यहाँ पे एनर्जी क्या है, लोएस्ट है, डेल्टा ई अगर यहाँ पे लोएस्ट मिनिमम है, न्यू भी यहाँ पे मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी भी, और वेवलेंथ भी मेरा यहाँ पे मैक्सिमम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये सब क्लियर हुआ। तो ये देखो, ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए, मेरे बहुत आसान, हाइड्रोजन तो मुझे पता है, बोर्ड का फॉर्मूला के बाद मैंने हाइड्रोजन का निकाल लिया, मेरे को याद भी था, मैंने बना लिया। अब कोई से तुमको कोई दूसरे एलिमेंट का दे दे, तब तुम क्या करोगे, कैसे पता लगाओगे एनर्जी, तुमको तो वो फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा, उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको डिवाइड करो, और ज्यादा लंबा काम शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग। शॉर्टकट्स ढूंढोगे तो शॉर्टकट्स मिलेंगे ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, En is equal to -13.6 into z² by m²। ये जानते हैं आप लोग, ये हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन को जब ये कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या आ रहा है, ये वैल्यू, ये 1 है ना, हाइड्रोजन के लिए हाँ ये 1 है, ये भी 1 है। तो अगर मेरे को हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट का मालूम है एनर्जी, तो हम दूसरे एलिमेंट का क्या करेंगे, बस एटॉमिक नंबर का चेंज होगा, ये वैल्यू तो सेम होगा, पहला ऑर्बिट का तो 1 ही रहेगा, चाहे कोई भी एलिमेंट का ले लो। तो फिर क्या करेंगे, कोई और एलिमेंट का निकालेंगे, तो बस ये जो वैल्यू आएगा इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। क्लियर है, क्या करेंगे, तो बस उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब मेरे पास अगर E1 का वैल्यू हाइड्रोजन का मुझे पता है क्या है, -13.6, अगर मुझे हीलियम का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर 4, तो -13.6 into 4 कर देंगे, क्योंकि अराउंड तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस 54 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा फॉर हीलियम। क्लियर है, तो आराम से निकालिए।
अब अगर मेरे को बोले सेकंड ऑर्बिट का निकालो, सेकंड ऑर्बिट का मेरे को कितना पता है? बाय 2 कर देंगे। क्या बात है? बाय 2 क्यों करोगे? मेरे को सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन का पता है कितना है? -3.4 into z square 2 का स्क्वायर। बस इतना सा काम है, तुमको हाइड्रोजन का बस याद रखना है। तुम उतना भी निकालो, नहीं तो तुम सीधा कैलकुलेट करके भी आ सकते हो, ठीक है? मतलब ये सब किसी शॉर्टकट ट्रिक जब एमसीक्यूज करनी होंगे, कम टाइम में ऑब्जेक्टिव्स करने होंगे, ये सब काम आता है, ठीक है? अगर तुमको अगर पता है कि इस उस पर्टिकुलर शेल में हाइड्रोजन का एनर्जी कितना होने वाला है, तुम कितना किसी भी एलिमेंट का तुम किसी भी बस उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तुम हीलियम का निकाले ना, किसी का भी ले लो, सोडियम का ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, है ना? और 11 का स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा एनर्जी कितना हो सकता है सोडियम में। पता चल गया ना? मिटा दो। अब देखो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तुमको पता चल गया, ठीक है? हो जाता है। अब मैंने और क्या बोला कि डेल्टा ई कब मैक्सिमम हो रहा है? तो डेल्टा ई अगर मैक्सिमम होगा तो मेरा न्यू भी मैक्सिमम होगा, और लैम्डा जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। ये कब हो रहा होगा? अगर कहाँ हो रहा है ये? जब मैं कहाँ से कहाँ तक एनर्जी जा रहा था? E1 से इंफिनिटी तक, है ना? तो मेरा N1 क्या है? N1 1 है। दिस इज द लोवेस्ट, है ना? और N2 क्या है मेरा तभी? इंफिनिटी। दिस इज द हाईएस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मिनिमम पे, ठीक है ना? मिनिमम कब होगा? जब ये इंफिनिटी इधर से इधर आएगा ना, तो डेल्टा ई मिनिमम, न्यू भी तभी क्या होगा मेरा? मिनिमम, और लैम्डा मेरा तभी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ये कब होगा? जब मेरा N1 जो होगा दिस विल बी हाईएस्ट, है ना? मेरा मिनिमम कब होगा? जब ये मेरा हाईएस्ट होगा, है ना? ये मेरा हाईएस्ट है, एंड द मेरा जो N2 है वो क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। इससे एक ज्यादा, N1 से एक ज्यादा रहेगा तभी ये हो पाएगा। दैट मींस हम लिख सकते हैं N1 + 1, मतलब N1 का अगला ही होना चाहिए N2, है ना? N1 का अगला या फिर उसका क्लोजेस्ट कितना होना चाहिए? क्लोजेस्ट, मतलब उससे अगर सपोज तुम N1 में हो और अगर तुम N4 का मेजर कर रहे हो, ठीक है, और उसके बीच में अगर कोई ऑर्बिट्स नहीं है, दिस इज द तब क्या है? N4 ही उसका क्लोजेस्ट है, क्योंकि बीच में और कोई ऑर्बिट नहीं है, और कोई ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी रीजन से तुम्हारा क्या होगा? तभी तुम्हारा डेल्टा ई मिनिमम आएगा, फ्रीक्वेंसी में मिनिमम होगा और वेवलेंथ मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है? क्लियर है? चलते हैं फिर हम लोग आगे। अब देखो हम इसको तो एमसीक्यू भी है ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव। बेटा तू हां तो चलो कुछ ना डेफिनेशंस लिख लो तुम लोग, ठीक है? क्योंकि तुम लोग न्यूमेरिकल्स में ना काम आने वाला है। क्योंकि देखो ये सब इसलिए लिखा है, तुम लोग न्यूमेरिकल जब एनर्जी का कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि देखो फॉर डेफिनेशंस ये सब देखो। सबसे पहले लिखो आयनाइजेशन, सॉरी ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले लिखो ग्राउंड स्टेट। ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए डेफिनेशंस जो भी मैं लिखा रही हूँ इन टर्म्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है? ये डेफिनेशन सारा हाँ, जितना भी डेफिनेशंस लिखाने वाली हूँ, इवन इनका कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज भी दूंगी साथ साथ में, तो दीस आर वैलिड फॉर ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब अरे अब बताओ स्पीशीज मतलब बायोलॉजी ए
स्पीशीज मतलब क्या हो जाएगा? वो तो मेरे को पता है टाइप्स। यहाँ पे हम किस टाइप्स का बात कर रहे हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोला मैंने। मतलब एटम्स भी हो सकता है या फिर आयंस भी हो जाएगा। पर्टिकुलरली हाइड्रोजन अकेले है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आता है। बाकी जितने भी आयन वो सारे क्या है? आयंस के फॉर्म में आ रहे हैं ना। हीलियम प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, लिथियम 2 प्लस, है ना? मतलब क्या, these all are in forms of ions except क्या, हाइड्रोजन जो अकेला किस फॉर्म में आता है? एटम के फॉर्म में। इसीलिए मैंने टर्म यूज किया स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब यहाँ पे एटम्स एंड आयंस दोनों है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पहला सबसे पहले लिखो ग्राउंड स्टेट, हेडिंग डाले। इसको हम लोग जीएस से भी डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल जी कैपिटल एस, ये भी लिखते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। ठीक है, लिखो अब इसके बगल में lowest energy state of any atom or ion is called ground state. अब GS मतलब कौन सा स्टेट है? n इक्वल टू 1 है। हाइड्रोजन के लिए GS का वैल्यू तब क्या हो जाएगा? GS ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहला एनर्जी लेवल कितना निकला था हाइड्रोजन का? -30.6। पर एटम को नहीं लिखते हम लोग, समझ नहीं आ जाता कि पर एटम क्या होता है। भी लिख सकते हैं। हाँ, अब ये बोला नहीं भी चलेगा। ये लिखना पड़ेगा ही, अदरवाइज तुम्हारा काट दिया जाएगा। पर एटम लिख दोगे तुम्हारा सेफ्टी। मेरे को कैसा पता है ना एग्जामिनर को मूड कैसा रहेगा तभी। पर एटम लिख देना और क्या। उसने कहा हाँ तुमको पता है भाई, और क्या बोलेगा बच्चा कुछ जानता है। हाँ लिख देना, तुम्हारा सेफ्टी ना, एग्जाम में थोड़ी हम चांस लेंगे। ठीक है, तो जीएस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? -30.6 ईवी पर एटम। अब अगर कोई दूसरा सपोज हीलियम का ही लेंगे, जीएस ऑफ हीलियम एटम क्या हो जाएगा? 2 -13.6 into 2 का होल स्क्वायर, इट इज z का होल स्क्वायर। क्या बोले थे? हाइड्रोजन का जो जीएस जो वैल्यू होगा उस एनर्जी लेवल का इनटू z का स्क्वायर, उस एलिमेंट का। ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू कितना वैल्यू हो जाएगा? ये -54.4 ईवी पर एटम। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो एक्साइटेड स्टेट। इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में ES। कैपिटल E कैपिटल S। ये सब पूछेगा। देखो डेफिनेशन लिखो, एनर्जी स्टेट, देखो एनर्जी स्टेट other than lowest energy state is known as excited state. ठीक है, GS में n का वैल्यू क्या हो गया था? 1। ES में n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 3 4 चलते रहेगा, राइट? कहां तक? इंफिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा n का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ES। ठीक है, अब देखो अगर पूछे तुमको एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब क्या है? n का वैल्यू क्या हो गया? 2। तो सेकंड पे कितना वैल्यू हो गया? -3.4 ईवी पर एटम पर। ये था। अगर एक चीज बोले कि तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसका निकाल दो? हीलियम का निकाल दो। कैसे हो जाएगा? -3.4 into 2 का होल स्क्वायर, करके जो वैल्यू आएगा। ठीक है, यूनिट ईवी पर एटम ही हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो नंबर 3 आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई कैपिटल ई, आई से। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो कितना स्लो लिखता है। देखो। हो गया। आयोनाइजेशन, अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी कौन सा एनर्जी है बताओ? आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने तो बताया था, एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जितना मेरे को एनर्जी लगता है ना, उसको पुल आउट करने के लिए, है ना? तो मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मेरे को पुल आउट नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है? पहले सेल से इंफिनिटी तक, मतलब एक सेल से जब तक उसको हम जहां भी लेके जाएंगे दैट विल बी इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना? तो फिर लिखो मिनिमम एनर्जी required to move electron to infinity from ground state is known as ionization energy. मतलब ग्राउंड स्टेट से लेके तुम कहीं भी लेके जाओगे इंफिनिटी तक, दैट विल बी इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें तुम्हारा देखो, तो इसमें तुम्हारा डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? अगेन फॉर्मूला वाइज हो जाएगा ना मेरा, 13.6 ये हो जाएगा। n1 क्या है मेरा? ग्राउंड स्टेट, मतलब क्या है 1, n2 क्या है मेरा? इंफिनिटी बोला ना डेफिनेशन में, इंफिनिटी तक का नीचे निकालना है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इक्वल टू 6 इनटू z स्क्वायर। अब देखो 1 by 1 तो तुम्हारा 1 आ जाएगा, 1 by इंफिनिटी क्या होता है? 0, दैट मींस तुम लिख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस अब बस इतना ही आ जाएगा, बस उतना ही होगा। हाँ 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब कोई अगर तुमको बोले कि हीलियम एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल के बताओ, तो फिर तुम क्या करोगे? पहले इसमें z का वैल्यू डाल देंगे। z का वैल्यू डाल दोगे, ठीक है ना? मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है? बस ये डेल्टा ई निकालिए, ये फार्मूला है, लिख लो। ये मतलब न्यूमेरिकल तुमको पूछ ही सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल है, मैं देख ही रही थी, इसमें है पूछा है कि हीलियम एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ या फिर लिथियम एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ। तो कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, बस क्या बोला मेरे को माइनस, तो और आसान है, बाकी दूसरे एनर्जी से 13.6 इनटू उसका बस एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, एनर्जी जब एनर्जी निकाल रहे तब क्या था? ये -13.6 था ना, और जब हम आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हैं तो मेरे पास क्या है? ये पॉजिटिव में है। मतलब क्या है? जब नेगेटिव, मतलब एनर्जी जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे दैट वाज रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है? नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा था? रिलीज ऑफ एनर्जी, और ये पॉजिटिव है मतलब क्या है? एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है ना, गेन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, यहाँ पे था मेरे को यहाँ तक भेजना है, तो इतना करने के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए बाहर से, है ना? मेरे को एनर्जी बाहर से चाहिए, तब जाके मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। तो पॉजिटिव नीचे वाला होगा ना, वो एनर्जी दे रहा है। हाँ, एनर्जी दे रहा मतलब समझे नहीं? मतलब यहाँ से एनर्जी ऊपर जा रहा है तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा। नहीं, ये एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, ये जो एनर्जी है h nu इज द एनर्जी, ठीक है? अब देखो, जब हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, जब हम लोग एनर्जी दैट वाज टोटल एनर्जी, ठीक है, जो कि एनर्जी रिलीज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हुए जाएगा, पर ये जो बाहर की एनर्जी है ना, ये हो जाएगा क्या? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर एनर्जी का, तभी ये नेगेटिव हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रिलीज करते हुए जा रहा है। समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो नंबर 4, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको डिनोट करते हैं हम लोग आईपी से। लिखा आईपी, देखो कैपिटल आई कैपिटल पी से डिनोट करते हैं आईपी। लिखो नेक्स्ट, पोटेंशियल रिक्वायर्ड to remove the electron to infinity from ground state is called ionization potential.
infinity to ground state. to ground. To infinity from ground state. IP. It's called ionization potential. अब देखो एनर्जी क्या जानते हैं, E is equal to charge into potential. तो हाथ में नहीं करेगा। जानते हो ना ये चीज, एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, दैट इज E इनटू V। इसी से मेरा EV आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या पूछ रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कुछ नहीं, उसका वैल्यू जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है इस एनर्जी के बराबर ही, बस उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, बस वोल्ट में होगा। आईपी किसमें होगा, वोल्ट में। मतलब हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट का कितना एनर्जी था, -13.6 eV था ना। अब इसका जो आईपी होगा क्या हो जाएगा, 13.6 वोल्ट। बस समझ में आ गया क्या है। अगर तुमको किसी का आईपी पूछने तो कुछ मत कंफ्यूज होना, सीधा उसका अगर तुमको एनर्जी पता है तुम आराम से आईपी उसका लिख सकते हो। माइनस तो नहीं माइनस नहीं, पोटेंशियल में माइनस थोड़ी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 5 लिखो, एक्साइटेशन एनर्जी। डबल ई से नोट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल। क्या एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड to excite the electron from ground state to any other excited state is known as excitation energy। अब देखो कहां से कहां तक हो रहा था, ग्राउंड स्टेट से कोई भी एक एक्साइटेड स्टेट तक। मतलब मेरा n1 का वैल्यू क्या है, 1, n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, 3, बट टिल इंफिनिटी नहीं होगा, टिल इंफिनिटी नहीं होगा, इंफिनिटी से एक कम होगा। इंफिनिटी माइनस 1 लास्ट इंफिनिटी कब तक होगा, ठीक है। मेरा n2 कुछ भी हो सकता है पर इंफिनिटी नहीं, क्योंकि अगर हम ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक एनर्जी कैलकुलेट करें तो आयनाइजेशन एनर्जी, मेरे को एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए। मतलब ग्राउंड स्टेट से कोई भी और ऑर्बिट एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं। तो मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा ई 13.6 into z स्क्वायर, है ना। n1 का वैल्यू क्या है, 1 है, ये मेरा 1 ही रहेगा, माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये होगा ना। देखो ये लिख सकते हैं, तो n2 स्क्वायर को n2 और क्यों लिखना, n तो मेरा एक ही है तो हम डायरेक्टली n लिख दें, है ना। तो ये मेरा हो गया एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, लिखिए फॉर्मूला, देखो लिख लिया पहले। लिखिए, लिख रहे हैं क्लास वर्क नहीं देखे ना फिजिक्स का, अरे फिजिक्स अब मैथ का क्लास अबे नहीं है, देख लिया हम। हमको नहीं पता, मुझे ये झूठ बोल सकता, हम नहीं बोलेंगे ना, सही में हुआ। पापा को फोन कर सकते हैं तो हाँ भाई, हाँ कर। अरे हम घर गए सर बोला कि घर का है तो तेरा नाम हाँ, सर जा, बोल के जा। जा तेरा नाम ले ले। प्रवीण हमको बोला था तो क्लास ही नहीं हो, ठीक है बोल वैसे सर को
कंफ्यूज मत होना एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी होता है ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी, और एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से कहीं कहीं भी लेके जाओ पर इंफिनिटी नहीं, कहीं भी लेके जाओ उसको पर इंफिनिटी घर लेके जाएगा। हो गया। इंफिनिटी का डेफिनेशन क्या है? ढूंढ के निकालना तुम ही बताओ। अकॉर्डिंग टू मी इट इज जहां तक हम जानते हैं। ऑब्वियसली मेरा लास्ट लिमिट कहां से हो सकता है? जहां तक मैं जानती हूं, वैसे ही तुम्हारा लास्ट इंफिनिटी कहां हो सकता है? जहां तक तुम जानते हो, दैट इज योर इंफिनिटी। चलो नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखो एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये वाला टर्म है जो एक्साइटेशन पोटेंशियल, तुम्हारा कोई न्यूमेरिकल यूज के नहीं होगा, बट जान के रखो, कभी-कभार तुमको बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेशन पूछ दे सकता है। देखो पोटेंशियल, यस कैपिटल ई कैपिटल पी, पोटेंशियल डिफरेंस through which a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to excitation energy of the atom। ठीक है, समझ में आया क्या है? क्या पोटेंशियल है ये? मतलब जैसे Ip क्या हुआ था? IE के बराबर बस वोल्ट लगा था, EP क्या है? उतना ही पोटेंशियल है जितना तुमको एक्साइटेशन एनर्जी लगेगा। क्या करने के लिए एक्साइटेशन एनर्जी लगेगा? कि हम रेस्ट से मतलब ग्राउंड स्टेट से उसको कोई भी और शेल पे एक्साइट करके लेके जाएं। ठीक है, इसका कुछ ऐसे मतलब न्यूमेरिकल यूज नहीं है EP का, बस तुम्हारा बस डेफिनेशन का काम है, कहीं भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट नंबर 7 टर्म लिखो सेपरेशन एनर्जी। बस ये लास्ट इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख के रखो बाइंडिंग एनर्जी। नहीं, ये एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी दोनों डिफरेंट है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब कुछ हद तक काम का असर सेम है, इसलिए सेम इससे लिखेंगे। ठीक है दीदी, शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ऑब्वियसली सेपरेशन एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म एसई एंड बाइंडिंग एनर्जी का हो गया बीई। बीडब्ल्यू नहीं, बीई नहीं पार्टीशन कम करेगा, डॉक्टर बनेगा। अब देखो सेपरेशन एनर्जी क्या हो जाता है? सेपरेशन एनर्जी होता है कि तुम इलेक्ट्रॉन को अगेन एक्साइट कर रहे हो, ठीक है, पर कहां से कहां तक एक्साइट कर रहे हो? नॉट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, मतलब n = 1 छोड़ के तुम कोई भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इंफिनिटी तक लेके जाओगे, दैट विल बी इट्स सेपरेशन एनर्जी, मतलब जीएस तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, एक्साइटेशन में क्या हो रहा था? इंफिनिटी नहीं हो रहा था, इसमें तुम्हारा ग्राउंड स्टेट नहीं होगा। एनी अदर ऑर्बिट एक्सेप्ट द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तुम कहीं से भी लेके जाओ एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट, और कहां तक जाएगा वो? इंफिनिटी तक, उसका लास्ट लिमिट वही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड स्टेट से लेके इंफिनिटी तक लेके गए तो क्या बन जाएगा? वो आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगा फिर से, तो मेरे उस काम का तो है नहीं। इसलिए सेपरेशन एनर्जी कब हो जाएगा? जब n = 1 छोड़ के, मतलब पहला ऑर्बिट छोड़ के कोई भी ऑर्बिट से लेके इंफिनिटी तक का सेपरेशन एनर्जी होगा। इसका डेफिनेशन तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 छोड़ के कुछ भी हो जाएगा, चलता रहेगा। और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेपरेशन एनर्जी मतलब क्या हो गया?
एनर्जी को सेपरेट करना है ना। बाइंडिंग एनर्जी मतलब एनर्जी को बाइंड करना, कंबाइन करने में लगेगा मेरे को जितना है ना। तो किससे कंबाइन करेंगे, किससे बाइंड करेंगे, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से बाइंड कर, न्यूक्लियस से करीब आने के लिए जितना एनर्जी लगेगा दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। तब वो कितना होगा, इसी के बराबर ही ना होगा। अगर सेपरेट करने के लिए मेरे को इतना एनर्जी लग रहा है तो बाइंड करने में भी मेरे को उतना ही लगेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, ठीक है, बस साइंस और इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा ना। बाइंडिंग एनर्जी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके वापस आएगा, तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होगा। और ये क्या, सेपरेशन एनर्जी का भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी हम एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो सेपरेट कर रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो देखो अब इसका डेफिनेशन लिख लो सेपरेशन एनर्जी का। देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू separate the electron to infinity, separate the electron to infinity from any of the excited state, from any of the excited state is known as separation energy। क्लियर हुआ। एक्साइटेड स्टेट क्यों बोला है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो मेरे को इस्तेमाल करना ही नहीं है। अब यहाँ से मेरे 2 से तो मेरा एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम एक्साइटेड स्टेट ही लिख दिए। अब ये भी देखो कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी -1 तक जाएगा ना, प्लस तो मेरा इंफिनिटी है, ठीक है। तो मेरा डेल्टा ई कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो अब 13.6 into z², ये तो कॉमन है मेरे पास, है ना। n1 मेरा कुछ भी हो सकता है, n1 मेरा देखो कुछ भी हो सकता है, तो इसको n² लिख दिए, -1/∞, 1/∞ कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा ई फाइनली हम लिख सकते हैं ना 13.6 into z² n², ये लिख सकते हैं। तो मेरा क्या हो गया, सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया। और बाइंडिंग एनर्जी में भी क्या होगा, ऐसे रहेगा, सेम ही फॉर्मूला। और क्या होगा, n will not be equal to 1, कभी नहीं होगा, ठीक है। यूनिट तो पता ही है, dV पर, ठीक है। क्लियर हो गया, सबको क्लियर है बेटा तुम। ये हम लोग का स्टिल नाम हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं स्पेक्ट्रम में, मेन जो बोहर का काम था। स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना, किसका स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का। वो मेन बेसिकली किससे डील कर रहा था, टोटली वो किससे डील कर रहा था, हाइड्रोजन से, है ना। तो उसी का स्पेक्ट्रम होता है। हाँ, स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, देखो जब भी कोई पर्टिकुलर लाइट को हम लोग कोई भी उसका लेयर, जब उसको लेयर्स से पास कर रहे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट लाइट्स होंगी ना, उस सबका तो अलग अलग वेवलेंथ होगा। अब जैसे हम लोग सपोज अलग सा लेयर, मतलब सपोज इसका डेंसिटी कुछ और था जिससे पास कर रहे थे, ठीक है, एयर से हम उसको ग्लास में पास किए, ग्लास का डेंसिटी कुछ और है, तो क्या हो जाएगा, सबका वेवलेंथ को, सबका स्पीड चेंज हो जाएगा, तो सब अपना अपना जगह पे निकलेगा, तो अलग अलग तुमको कलर दिखेगा, दैट इज द स्पेक्ट्रम। ओके, अब लोग आते हैं स्पेक्ट्रम पे। देखो स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए तो लोग कुछ चीज जानना पड़ेगा। सबसे पहला आता है स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। क्या आता है, स्पेक्ट्रोस्कोप। ये इसके इस्तेमाल होता है, ये जो तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट आएगा उसका फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लिख लो, लिखोगे तो स्पेक्ट्रोस्कोप लिखो द, हां स्पेक्ट्रोस्कोप लिखो, मैं लिख दूंगा। मैं लिख दिया, एक तरफ है नहीं, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोप लिखो, द इंस्ट्रूमेंट, एक मिनट, the instrument used to separate
The instrument used to separate different wavelength or frequency is known as spectroscope. हो गया? ठीक है। अब देखो आज जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम कैसे आएगा, तो स्पेक्ट्रम आएगा कैसे जब हम लोग उसका अलग अलग वेवलेंथ देख पाएंगे ना, कलर अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग कलर्स देख पाएंगे, है ना, तो हम लोग का स्पेक्ट्रम बनेगा। एग्जांपल रेनबो, है ना, क्या होता है, ऐसे तो व्हाइट लाइट है ना, लेकिन जब वो वाटर ड्रॉपलेट से पार कर रहा होता है हमको अलग अलग दिखता है, डिस्पर्शन होता है, ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, तो जो रिजल्टेंट आता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और व्हाइट लाइट हाँ, तो ये जो है ये किस पे आएगा, वही हमको प्लेन पे चाहिए। जब हम इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे होंगे, नेचुरली हमको रेनबो दिख जाता है, आर्टिफिशियली हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, हमको कोई जगह चाहिए जहाँ पे हमको ये स्पेक्ट्रम तो दिखे, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्पेक्ट्रोग्राम। वही है नेक्स्ट डेफिनेशन, ये नेक्स्ट टर्म है जो जानना जरूरी है। डेफिनेशन लिखो, the pattern of photograph of the emergent radiation, the pattern of photograph of the emergent radiation, लिखो लिखो लिखो, चलो लिखना शुरू करो। The pattern of photograph of the pattern of photograph of the emergent radiation on a film, FILM, film or screen is called spectrogram. Film or screen is called spectrogram. नहीं, प्रिज्म काम करता है स्पेक्ट्रोस्कोप का, वो वेवलेंथ को डिवाइड करता है। अब जैसे जो स्क्रीन पे मेरा वेवलेंथ सब जो रेडिएशन दिखता है, दैट इज स्पेक्ट्रोग्राम। हाँ, उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राम, जिससे हमको दिखेगा, दैट इज स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, अब इससे और एक टर्म आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो, बोलो, ब्रांच ऑफ साइंस dealing with spectrum is called spectroscopy। ठीक है, हो गया? इतना देर तो ये हो गया तुम्हारा बस जानने के लिए, मतलब हो गया बकवास। चलो आते हैं असली चीज पे, जो हमको असली काम देगा। अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स पे। देखो स्पेक्ट्रम को हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से। ठीक है, कैसा, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, पहला हो जाएगा बेसिस ऑफ नेचर एंड दूसरा हो जाएगा बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भी जब करते डिवाइड, ये होता है दो तरीके का। पहला आता है कंटीन्यूअस एंड दूसरा होता है डिसकंटीन्यूअस। ये तीनों क्या है? हां, अरे वो स्पेक्ट्रम कैसे कैसे तीन टर्म्स है, तुमको आगे पता स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे तब तुमको पता चलेगा कि इसका टाइप्स समझो, फिर उसके बाद दूसरा काम। ठीक है,
सबसे पहले किस में डिवाइड होता है? कंटिन्यूअस। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस मतलब क्या है? ओवरलैपिंग होगा, एक के बाद एक आता जाएगा। कंटिन्यूअस मतलब क्या? एक के बाद एक आता जाएगा, मतलब क्या? ओवरलैपिंग होगा, दोनों मर्ज फॉर्म में दिखेगा। एग्जांपल रेनबो है ना, कैसा आता कलर कैसा अपीयर होता है? एक के बाद एक है ना, कंटिन्यूअस है ना। इसलिए तो तुमको जो तुम्हारे इमर्जेंट कलर्स होते हैं, तुम्हारा इमर्जेंट क्या होता है? विजुअल होता है। लेकिन जैसे पिंक हो गया, फिर हो गया तुम्हारा और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स लाइक ग्रे, ब्लैक, ये सब भी विजिबल है। ये सब विजिबल नहीं है, मतलब ये सब भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? जो ओवरलैपिंग जोन होता है, जहां पे मर्ज कर रहा होता है, उस पॉइंट पे ये सब कलर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। एग्जांपल रेनबो हो गया कंटीन्यूअस का। और डिसकंटीन्यूअस मतलब क्या है? छोड़ के होगा, एक एक तुमको नजर आएगा, अलग अलग से एक एक पर्टिकुलर नजर आएगा तुमको, है ना। पर्टिकुलर फॉर्म में तुमको स्पेक्ट्रम नजर आएगा, है ना। मतलब क्या वो डिस्क्रीट है, ये ओवरलैपिंग है, तो इसका मतलब ये क्या है? डिस्क्रीट है ना। मतलब एक एक करके अलग अलग तुमको नजर आएगा। डिसकंटीन्यूअस भी होता है तुम्हारा दो तरह का। पहला होता है लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल दे रहा है हाइड्रोजन सीरीज ही है इसका। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही उसका एग्जांपल। कोई भी एटम जब अपना स्पेक्ट्रम शो करता है ना, इट शोज इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। कंटीन्यूअस फॉर्म में कभी नहीं दिखाएगा वो। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड जब अपना शो कर रहा होता है, वो या तो वो हमेशा डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में शो करता है, ठीक है। या तो लाइन स्पेक्ट्रम दिखाएगा, नहीं तो बैंड स्पेक्ट्रम दिखाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। लाइन स्पेक्ट्रम नाम की वजह से चला लाइन दिखाएगा, मतलब लाइंस होंगे, मतलब क्या होगा? जो स्पेक्ट्रम होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, ऐसे लाइन के फॉर्म में। सपोज ये अगर तुम्हारा λ1 हुआ, ठीक है ना। अब देखो λ2 तुमको नहीं दिख रहा है, λ2 को फ्रीक्वेंसी वो नहीं, मतलब वेवलेंथ वो नहीं कैच कर पाया। वो सपोज तुम्हारे यहाँ पे λ3 का कैच किया, ठीक है। तो ये ठीक है, और बीच में ये जो स्पेसेस दिख रहा है, ये सब तुमको डार्क स्पेसेस दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ये सब क्या है? these are nothing but डार्क स्पेसेस, डार्क दिखेगा। यहाँ पे तुमको कलर्स दिखेंगे, ठीक है। तुम्हारा लाइट से तुमको कलर दिखेंगे डिफरेंट वेवलेंथ पे। these are dark स्पेसेस, ठीक है। लाइट नेक्स्ट आता है तुम्हारा बैंड स्पेक्ट्रम। उल्टा इसमें कैसे दिखेगा तुमको? इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। कैसे दिखेगा? बैंड्स, फॉर्म ऑफ बैंड्स। देखिए ऐसे को कलर बैंड्स दिखेंगे, ठीक है। और ये जो तुम्हारा जहां-जहां तुम्हारा वेवलेंथ को कैच कर पाएगा, फ्रीक्वेंसी कैच कर पाएगा, वहां-वहां तुमको क्या दिखेगा? बैंड्स दिखेंगे। एंड दीस गैप्स आर डार्क स्पेसेस, ठीक है। क्लियर हो गया डिसकंटीन्यूअस फॉर्म। अब देखो आते हैं द फॉर्म ऑफ ओरिजिन। अब देखो इन द फॉर्म ऑफ द ओरिजिन, अगर द बेसिस ऑफ द ओरिजिन डिवाइड, ओरिजिन मतलब सोर्स, है ना। ओरिजिन मतलब क्या हो जाता है? सोर्स। तो या तो वो एमिट करेगा, या तो क्या करेगा? लाइट एमिट का एनर्जी एमिट करेगा, नहीं तो क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अभी टाइम से हाँ नहीं, तो अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा? मतलब जो एमिट करेगा तो एनर्जी, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। एग्जांपल क्या होगा एमिशन स्पेक्ट्रम का? सन, बल्ब, ट्यूबलाइट,
कुछ भी हो जाएगा जो लाइट एमिट कर रहा है दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम है ना। एब्जॉर्प्शन कोई भी हो सकता है जो एब्जॉर्ब कर रहा हो है ना, जैसे कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो एब्जॉर्ब करेगा दैट विल शो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना, जो भी एब्जॉर्ब करेगा दैट विल शो। हो गया। अब देखो फोर क्या किया था, वो सिर्फ हाइड्रोजन का एक्सप्लेन किया था, बाकी एलिमेंट्स का नहीं है ना, पर इसका मतलब नहीं बाकी एलिमेंट शो नहीं करते हैं, बाकी एलिमेंट्स भी स्पेक्ट्रम शो कर सकते हैं। ठीक है, जब लाइट पास करोगे उनके सॉल्यूशन से नहीं, ये ऑल इन वन है सबके लिए, टाइप्स तो सबके लिए हो सकता है। ठीक है, कोई भी कोई टाइप को शो कर सकता है। हाँ बस वो क्या कहते हैं, वो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम बताया था, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम, पर्टिकुलरली वो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम ही बताया था। ठीक है, अब मिटा दूं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट आता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सबसे पहले क्या कवर करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, लाइट एमिट करेगा है ना, और एमिट करेगा तो क्या करेगा, उसको जब हम लोग कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करेंगे तो क्या होगा, वो अपना फोटोग्राफिक प्लेट या कोई भी स्क्रीन पे अपना स्पेक्ट्रम शो करेगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका मतलब मेन स्टेटमेंट क्या आता है कि जब भी कोई रेडिएशन एमिट होगा ना, सपोज कौन एमिट करेगा, सन या फिर बल्ब की कोई भी सोर्स जब एमिट करेगा तो क्या होगा, उसको हम लोग जब भी कोई डिस्चार्ज गैस ट्यूब से पास करेंगे, ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट का हाइड्रोजन गैस ही अगर लेंगे तो उसका क्या करेंगे, डिस्चार्ज गैस ट्यूब से पास करेंगे, और क्या होगा, लो प्रेशर पे होगा तभी पास कर पाएंगे। तो क्या होगा, फिर वो अपने हिसाब से लाइट एमिट करेगा, उसको जब हम लोग प्रिज्म से फिर पास करेंगे तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे अपना स्पेक्ट्रम शो करेगा। ठीक है, तो अब देखो स्पेक्ट्रम क्या कैसे शो करता है, एमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है तुम्हारा दो तरह का, कंटीन्यूअस नहीं तो डिसकंटीन्यूअस, है ना। अब कंटीन्यूअस होगा तो क्या होगा, वो तुम्हारा रिक्जॉन जैसा पैटर्न दिखाएगा, ओवरलैपिंग पैटर्न दिखाएगा, और डिसकंटीन्यूअस हो गया तो बैंड फॉर्म में नहीं तो लाइन फॉर्म में होगा, है ना। देखते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का कैसे आता है। अब जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, व्हाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे तो ऐसे अपना वो पैटर्न शो करेगा, है ना। तो व्हाइट लाइट कहां से आएगा, कोई भी सोर्स से आएगा, ये क्या है मेरा प्रिज्म है, प्रिज्म किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ स्पेक्ट्रोस्कोप, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप जैसा वो एक्ट करेगा प्रिज्म, है ना। और ये क्या है, ये मेरा है
स्पेक्ट्रोग्राम Yes, spectrogram. Photographic plate है. This will act as spectrogram. क्या होगा सबका क्या होगा है ना? क्लियर है? अब देखो इसमें तुम्हारा दो प्रोसेसेस हो रहा है कि नहीं? लाइट तुम्हारा टू प्रोसेसेस अंडरगो कर रहा है. यहाँ पे रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्पर्शन, स्प्लिटिंग इनटू इट्स कंस्ट्रेंट कलर्स, है ना? तो दो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है. ये हो गया तुम्हारा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है? अब तुम्हारा नेक्स्ट आता है डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम. अब डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसे बताया दो तरह का होता है, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, है ना? बैंड स्पेक्ट्रम क्या होगा? ये आपको कैसे नजर आएगा? बैंड्स का फॉर्म में, है ना? दिखा दूं से? अब जो बैंड स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा होगा, है ना? ये बीच में क्या होंगे? ये सब डार्क स्पेसेस. ये तो डार्क अरे वो वाला तो हाँ, ये सब बैंड्स है. बैंड्स ऑफ कलर शो करेगा. सपोज ये है तुम्हारा लैम्डा 1 से लैम्डा 2 तक दिखाया है ना? फिर बीच में लैम्डा 3 लैम्डा 4 को कैच नहीं कर पाएगा. ये सपोज लैम्डा 5 से लैम्डा 6 तक का स्पेक्ट्रम दिखाया है. इसको क्या फॉर्म करेगा? ये बैंड्स फॉर्म करेगा, है ना? वो 9 10 नहीं मतलब सपोज अगर ये तुम्हारा 100 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम का दिखाया, सपोज तुम्हारा 300 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ नहीं कैच कर, उसके बीच का 200 टू 300 के बीच का कोई भी नहीं कैच कर पाया, सीधे वो 400 से शो किया. मतलब ऐसे तुम्हारा तो वो जो गैप्स होंगे दीस आर द डार्क स्पेसेस, ठीक है? इसका कोई लाइव एग्जांपल बैंड स्पेक्ट्रम का जनरली तुम्हारा मॉलिक्यूल शो करता है बैंड स्पेक्ट्रम. जैसे सपोज सोडियम को हीट किए हो, सोडियम को कोई भी कंपाउंड को हीट करोगे तो दैट विल एमिट येलो कलर, है ना? करता है ना? येलो कलर देता है, येलो कलर ऑफ फायर देता है. क्रोमियम को करोगे तो दैट विल शो ग्रीन कलर, क्रोमियम ग्रीन, कॉपर ब्लू, क्लोरीन ब्लू है. क्लोरीन भी समवट ग्रीनिश टाइप का ही शो करता है. ग्रीनिश और ब्लूइश क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होता है. तो वो सब क्या होता है? मतलब वो जो जियोर का जो लाइट होता है हमारा कैसा पैटर्न आता है? कॉपर का ब्लू होता है. ऐसा कलर नॉर्मल बेसिकली कॉपर ब्लू कलर ही एब्जॉर्ब करता है. जब भी करेगा वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा. मतलब नॉर्मल कलर क्या होता है? व्हाइट नॉर्मल कॉपर जो तुम क्या कहते हैं ब्राउनिश टाइप का शेड रहता है ना, रेडिश ब्राउन टाइप का शेड रहता है. वो वाटर में भी वैसे ही रहता है. नहीं, जब तुम उसको पाउडर फॉर्म ले, वो तो तुम्हारा मेटल फॉर्म में है ना. जब तुम पाउडर या कोई कंपाउंड फॉर्म में लेने जाओगे तो तुम्हारा कोई ब्लूइश कंपाउंड फॉर्म में है, उसका ब्लू कलर ही मिलेगा. तो क्या करेगा ना, ये जो तुम्हारा जियोर का फॉर्मेट होगा, सपोज इसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताओ ना कैसे होगा. एक के मारेगा भाई. ये देखो, ये जो जियोर दिख रहा है, अब सपोज सोडियम का कोई कंपाउंड होगा तो वो तो येलो कलर ले लेगा. तो ये कलर पे है ना, ऐसे बैंड होना चाहिए, ठीक है? और बाद में तुमको गैप्स दिखेंगी तभी. ये सब तुमको नहीं दिखता डार्क, तो सिर्फ येलो दिख रहा होता है. समझ आया? बाकी तो नहीं दिखेगा. बाकी नहीं दिखेगा, बाकी का तो लेगा नहीं. जनरली येलो लेगा, ऑरेंज लेगा, ग्रीन, यही तीन का रेंज में लेता है वो सोडियम, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा ऑरेंज, बट बेसिकली वो येलोइश एमिट करता है ना? अगर तुम वहीं पे तुम अगर क्या बोलते हैं क्रोमियम ले लोगे तो वो तुम्हारा ग्रीन कैप्चर कर लेगा, है ना? तुम अगर कॉपर ले लोगे तो तुम्हारा ब्लू कैप्चर कर लेगा. तो यहाँ पे तुम्हारा बैंड दिखेगा, ठीक है? दिस इज व्हाट बैंड स्पेक्ट्रम है. हम लोग बेसिकली खुले आंख से स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा, वो तुमको फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखेगा. बेसिकली हमको वो कलर ही बस दिखेगा. तो लैब में दिखता है, केमिस्ट्री लैब में दिखता है. नहीं, केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रम नहीं शो करेगा तुम लोगों, बट बेसिकली जब सॉल्यूशंस देखोगे तो ये सब कलर्स तुम देख पाओगे. हम लोग ऐसा लैब में गए. लैब होता है. ठीक है? स्कूल में लैब है. स्कूल में लैब है लेने नहीं जाता है, कहीं दिखाने के लिए जाता है. देखो ये ऐसे लैब होता है.
देखिए तो ऊपर लिखा रहता अब देखो एक चीज है, बेसिकली तुम्हारा जो बैंड स्पेक्ट्रम है वो तुम्हारा मॉलिक्यूल्स ही शो करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक का जो एटम्स का जो होता है स्पेक्ट्रम, वो कभी तुम्हारा बैंड फॉर्म में नहीं शो करेगा। सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही बैंड स्पेक्ट्रम शो करते हैं, एटम्स तुम्हारे लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। ठीक है, जरूरी है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग लिख ले सकते हो। क्या मैं पूछते बोले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आर जनरली बैंड स्पेक्ट्रम, मतलब मॉलिक्यूल्स ही सिर्फ बैंड स्पेक्ट्रम शो करते हैं, एटम्स नहीं शो करते हैं। अगर तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन एटम किस तरह का शो करेगा, तो ऑब्वियसली वो एमिशन स्पेक्ट्रम शो करेगा और लाइन स्पेक्ट्रम शो करेगा। ठीक है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज है ना, तो कैसा दिखता है वो? ऐसे लाइंस का फॉर्म में होता है ना, ऐसे दिखता है ना कुछ। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, कुछ ऐसे दिखेगा तुमको। मतलब ये तो मैंने नंबर ऑफ लाइंस नहीं बनाया, उसका 8 लाइंस होता है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज कुछ ऐसे दिखता है ना? तो किस फॉर्म में? लाइंस का फॉर्म में है ना। तो ये तुम्हारा क्या है वो? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का हम लोग यूज किए हैं, है ना। तो एटम शो लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। और कितना है? बस थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है बस। मैं हम लोग का स्कूल में केमिस्ट्री एग्जाम होगा उस दिन आते हैं मसला करते हैं तो लोग एग्जाम अब देखो लाइन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखेगा लाइंस का फॉर्म में, है ना। मैंने बोला जैसे कुछ क्या लैम्डा 1 को ये अगर कैच किया, ये तुम्हारा क्या होगा? लैम्डा 4 हो जाएगा। 2 3 को वो स्किप कर गया, नहीं वो उसके रेंज में ले पाया, है ना। तो लैम्डा 4 को ऐसे दिखाया, उसको स्पेक्ट्रम में शो किया। दोनों नहीं, जरूरत नहीं है, कितना भी वो स्किप कर सकता है ना। वो एक भी स्किप कर सकता है, या फिर लैम्डा 2 को कैच किया, सपोज लैम्डा 3 को स्किप कर गया, लैम्डा 4 को फिर कैच किया, ऐसा भी कर सकता है। ना डायरेक्ट 2 को कैच कर सकता है, 1 को छोड़ के। हां 1 को छोड़ के वो 2 को भी कैच कर लिया हो सकता है, लैम्डा 2 मतलब सपोज अगर 100 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे कैच किया, मतलब लाइंस को तुमको ऐसे दिखेंगी कि मतलब वो कंटीन्यूअस नहीं कैच कर रहा होगा। ठीक है, वो किसी को बीच में छोड़ देगा, नहीं सबको दे पाता है वो। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है? जनरली लाइन स्पेक्ट्रम। एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तुम दे सकते हो लाइन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, इनफैक्ट सोडियम का भी होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, सोडियम का तुम दूसरे एलिमेंट्स का भी स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बट क्या होता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है उनका। हाइड्रोजन के ऊपर इसके सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आयन लोगे तो अगर उसका ऑल और मतलब क्या होगा, चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो क्या होगा, डिफिकल्ट होता है उनको उनका मतलब ये बनाने के लिए स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना। इसलिए लोग बेसिकली हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं क्योंकि उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम के बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम तो बहुत आसान था क्योंकि लाइट एमिट हो रहा था, तो लाइट आ रहा था ना, प्रिज्म से टकरा रहा था, स्पेक्ट्रम दिख रहा था। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो बहुत डिफिकल्ट है शो करना कि वहां तो लाइट एब्जॉर्ब कर जाएगा, तो फिर हम कैसे करेंगे? हां, तो फिर उसी के लिए देखो क्या किया जाता है। वो क्या वो ग्लास है नहीं बस स्क्वायर इसका मेरे को देखना है स्पेक्ट्रम। मान लो सोडियम का NaCl का लेते हैं, ठीक है, मेरे को सोडियम का देखना है, NaCl सॉल्यूशन ले लिया तो सोडियम आयंस मेरे को मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का मैंने क्या ले लिया है सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? एक्वस। ठीक है, मैम एक्वा सॉल्यूशन ही लेना पड़ेगा। तुम उसको वेपर्स भी ले सकते हो,
सॉल्यूशन में जनरली वाटर, क्योंकि वाटर उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, तुम जनरली आयनाइज करोगे, कोई और ले लोगे तुम सॉल्वेंट तो फिर वो रिएक्ट भी कर गैस सकता तो है। नहीं करेगा। हाँ, और फिर वेपर के फॉर्म में ले लो जिसमें भी आयनाइजेशन आयंस के फॉर्म में रहता है। तो क्या करेंगे, पहले उस सॉल्यूशन से लाइट पास करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, फिर क्या करेगा, वो खुद से एमिट करेगा लाइट को, है ना। और फिर जब उसको प्रॉपर वेवलेंथ मिलेगा तो क्या करेगा, लाइट को खुद से वो एमिट करेगा, है ना। अब जब उसको प्रिज्म से उस लाइट को पास करवाएंगे तो हमको स्पेक्ट्रम दिखेगा। अब हम क्या ले लिए, सोडियम का ले लिया है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सही है। तो सोडियम होगा तो क्या करेगा, इस येलो कलर के यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, बैंड दिखेगा। हाँ सोडियम बोला ना, सोडियम कौन सा कलर है, येलो येलो बोले था, इसीलिए वो यहाँ पे तुमको तभी बैंड दिखेगा, है ना। बाकी तभी तुमको कलर नहीं शो करेंगे, डार्क स्पेसेस, है ना। ये जो सोडियम होगा तो सपोज क्रोमियम का लेंगे तो क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर बोले तो ग्रीन होगा, तुमको बैंड नजर आता, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। कॉपर का ब्लू। हाँ, कॉपर का ब्लू, जैसे जो कंपाउंड का ये होगा, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ जी, मैं बोल रहा